बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस बाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। हम अपने नाज़रीन को इस प्रोग्राम में रोज़ाना ताज़ा तरीन जो मुल्क में सियासत के हवाले से या अहम वाक़यात के हवाले से जो चीज़ें चल रही होती हैं उस पर अपडेट करते हैं, उस पर तज़िया पेश करते हैं। नाज़रीन, एक तो हम आपको बताते चलें कि एक रोज़ कबल जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन्होंने अपनी सदारती रेफरेंस जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतल्लिक़ था उस पर अपना जनाब फैसला सदर फरमाया है, अपनी राय दी है। दूसरा, हम आपको ये भी बताते चलें कि एक दिन पहले जो मौलाना फजल रहमान की लाहौर में आमद हुई है तो उन्होंने कहा है कि मुल्क में इन नाम की कोई चीज़ नहीं है, इस धांधली वाले इलेक्शन को हम नहीं मानते। और हम आपको ये भी बताएं कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी किस तरफ जा रही हैं, अब क्या होगा, इस पर अगर बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएंगी। तो जो मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू है वो आज कोई पहले दिन नहीं हुई। वो मौलाना फजल रहमान को अपने सिस्टम के साथ मिलाने के लिए जनाब मियां नवाज शरीफ और पहले उसका एक वफद भी उनके घर गया और उनको पूरी कोशिश की गई कि अपने साथ मिलाकर सिस्टम का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सिर्फ मौलाना फजल रहमान ही नहीं, आप देखें महमूद अचकज़ई समेत जनाब जमात इस्लामी और दीगर बहुत सी ऐसी जमातें हैं जो एहतजाज के लिए सड़कों पर हैं और मुसलसल वो कह रही हैं कि ये इलेक्शन पहले तमाम इलेक्शनों से बड़ा मुख्तलिफ है, इसमें धांधली हुई है, धांधली के सबूत मौजूद हुए हैं। सबूत मौजूद होने के साथ बात जो है वो डटाई के साथ मनवाई जा रही है। जो लोग जीते हुए हैं उनको हरवा दिया गया है, जो हारे हुए हैं उनको जितवा दिया गया है। तो नाज़रीन, ऐसे सिस्टम नहीं चलता। हमने हमेशा एक ही बात की है कि पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अगर आप बार बार ये रेट लगाएं कि हम किसी को जनाब सड़कों पर नहीं आने देंगे तो ये आपकी खामख्याली है। अब पाकिस्तान की आवाम में शऊर आ चुका है, जिसका रिजल्ट आपने 8 फरवरी को देख लिया है कि एक ऐसी जमात जिसको आपने बिल्कुल जनाब दीवार के साथ लगा दिया था, निशान वापस ले लिया था, और वो कंपेन तो दूर की बात है, उनको कोई कार्नर मीटिंग का भी मौका फराहम नहीं किया गया। उनके जो उम्मीदवार थे उनको अपने घरों में सोने भी नहीं दिया गया। उनके तजवीज़ कनिंदा, उनके तईद कनिंदा उन्हें उठा लिया गया, बहुत दबाव डाला गया, लेकिन उसके बावजूद नताइज आपने देख लिए हैं। आप जितना भी तशद्दुद और जबर को बढ़ाते जाएंगे, वक्ती तौर पर आप अमन तो कायम कर लेंगे, लेकिन अदारों के मुतल्लक और सियासी वो जमातें जो इक़्तिदार में होंगी, सिस्टम को फलाब करने में वो जो है वो ज़िम्मेदार करार पाएंगी। आवाम की नफ़रत बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान की जो सियासी इस्तेकामत है वो ख़तरे में पड़ी रहेगी और हालात ठीक नहीं होंगे। आप खाली ऐलान करके ये नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क में खुशहाली आ रही है। आप जो निगहबान रमज़ान पैकेज है उस पर अपने पापा की तस्वीर लगा के लोगों को आप ये कहें कि ये चीज़ें हम आपके घरों तक पहुँचा रहे हैं, साथ आपकी ये वीडियो भी वायरल हो जाए कि ये उन लोगों को भी दे दें जिनके लिए हमारे साथ पार्टी के कोई तल्लुकात नहीं है या जिन लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। तो मेरे ख्याल में ये बात आपके लिए जो है वो बड़ी मसाइल का सबब बन सकती है। आपके लिए, आपकी जमात के लिए जो आवाम में रूट्स हैं वो मज़ीद उसमें जो है वो कमी वाक़या होगी, आवाम में नफ़रत बढ़ेगी। वो इसलिए कि जो आप सामान तकसीम करने जा रही हैं वो किसी के बाप का माल नहीं है, वो इस आवाम के टैक्सेस का पैसा है, इस आवाम का वो जो है उस पर पूरा हक है। आपका ये कहना मेरे ख्याल में आपका एक वो सियासी जो आप जिसे कहते हैं कि मौत है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, उसके लिए एक सियासी मौत साबित होगा। आपको बखूबी इल्म हो गया होगा मरियम साहबा के ज़िमनी इलेक्शन जो आप करवाने जाएंगी तो उसके लिए कोई भी उम्मीदवार मैदान में उतरने के लिए तैयार नहीं है। आपके वो मंजे हुए सियासतदान जिनमें राना सनाउल्लाह शामिल है, जिनमें जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक है, वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वो इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। तो आपने जो कुछ किया है आपको बखूबी इल्म है कि आप कैसे ज़रिया बनी, आपको कैसे पंजाब हुकूमत मिली, कैसे आप जो है वो इक़्तिदार में जो है वो जनाब आए हैं। अब आवाम सारी जमातों से सारी बातों से बखूबी वाकफ़ हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं नाज़रीन जो हम डिस्कस करने जाएंगे। तो इसके लिए सीनियर तज़ियाकार
जनाब जुल्फ़िकार नत्तार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर साफ़ी हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी जुल्फ़िकार नत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जुल्फ़िकार नत्तार साहब, पीटीआई तो सड़कों पे आती है तो एहतजाज रोकने के लिए फोर्सेस जो है वो आप देखें कि उनको जनाब ना सिर्फ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया जाता है, पकड़ दकड़ का जनाब कह दिया जाता है और लोगों को पुरअमन एहतजाज की भी इजाज़त नहीं दी जाती। जब दीगर जमातें सड़कों पर आ जाएंगी, मौलाना फजल रहमान की या आप समझते जमात इस्लामी की या जितनी भी छोटी मोटी दीगर सियासी जमातें हैं, मासवाए इन तीन जमातों के नून लीग, पाकिस्तान पीपल पार्टी और जनाब MQM के, तो ये उन जमातों के साथ तो ऐसे नहीं निपट पाएंगे जैसे ये पीटीआई के साथ सलूक करते हैं। ये तशद्दुद की सियासत तो इन्हें ले डूबेगी। तो आपका क्या ख्याल है, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? थैंक यू व्हाट्सअप। देखिए, इस पे मैं बिल्कुल कमेंट कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं इस पे बात करूँ जो आपने अपने इंट्रो में कही कि जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें नून को कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा। देखिए, मेरा ख्याल है कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इनकी टिकट के लिए बड़ी दुनिया मारी मारी फिरेगी, सिफारिशें करवाएगी, नवाज शरीफ को सिफारिश करवाएगी और किसी और क्वार्टर से भी करवाएंगे, क्योंकि उनका इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन में लड़ना है। आप आपने अभी देखा नहीं, इलेक्शन कमीशन ने जो इतनी बड़ी बोंगी मारी है, फॉर्म 45 47 अपलोड करने के बाद सिर्फ एक अव्वल तो 15 दिन के अंदर अपलोड करने होते हैं, इन्होंने तकरीबन एक महीने के बाद इलेक्शन के एक महीने के बाद इन्होंने अपलोड किए। और जब उसमें इनकी जो इन्होंने मतलब 135 को 935 किया हुआ है इन्होंने, और इस तरह की बेशुमार चीजें, मतलब आपके पास 2 भी को वो फॉर्म 8 के होंगे। साथ मिलाया हुआ है, 1 को जी 7 जी के जी जी साथ जी, या बड़ी 1 को बड़ी 9 के उसमें साथ। उसमें स्पेशली स्पेशली जो वही बड़े बड़े हलके हैं जिसमें ख्वाजा आसिफ पूरी तरीके से हारे हुए हैं साहब, रेहाना डार से, कैसरा इलाही जो मुनस इलाही की मदर हैं उनसे वो बुरी तरह, सालिक हुसैन हारे हुए हैं, जनाब और राजा अकरम जो हैं, सलमान अकरम राजा। हाँ जी हाँ जी, तो वो जीते हुए हैं उनसे, ओन चौधरी से। ओन चौधरी खुद जिसे कहने के इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए था कि यार कि लाहौरियों के मुंह पे तो इतना तमाचा ना मारे, मतलब कि नवाज शरीफ, पूरे लाहौर में नवाज शरीफ के वोट जो हैं वो ओन चौधरी से कम है। जनाब मतलब क्या साबित करना चाह रहा है इलेक्शन कमीशन? तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि नून लीग को आगे जिमनी इलेक्शन में भी कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसकी तरफ मैं से माफी चाहता हूँ उसकी जुल्फ़िकार नत्तार तरफ साहब, आप जिस तरह बता रहे हैं कि 19-20 तो चल जाता है, 1920 नहीं चलता। नहीं, मुमकिन नहीं है। सलमान अकरम राजा की आप बात कर लेना, वो जनाब 1,10,000 वोटों से वो साहब जीते हुए हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना ये चाह रहा हूँ कि पहले तो इलेक्शन कमीशन ने वो सारे फॉर्म 45 और 47 अपलोड करके सिर्फ 24 घंटे के बाद ही उतार लिए, जब उसमें देखा कि दुनिया उस पर टूट पड़ी। और फिर आपको पता ही है कि ट्विटर, यानी कि अब जो करंटली एक्स है, वो पाकिस्तान में उसकी सर्विस डिसरप्ट है, गवर्नमेंट ने की हुई है, गवर्नमेंट ऑलवेज पे मानती नहीं है। थोड़ा सा हिम्मत करनी चाहिए, सच बोलने की आदत थोड़ी सी तो डाल लें, ज्यादा ना भी जनाब डालें। तो इलेक्शन कमीशन को जिसे कह रहे हैं ना, पंजाबी पट्टू पै गए, उसने कहा जी वो मैंने अपलोड कर दिए, लोगों ने वो फॉर्म डाउनलोड किए, और जहां जहां उन्होंने कटिंग की हुई है स्मार्टली, तो बिल्कुल ऐसे ही की है जिस तरह वो जो नकलशुदा पेपर नहीं होते जनाब जिसमें जनाब जिसको मतलब यार वो डायरेक्ट ना करी। जुल्फ़िकार नत्तार साहब, मियां नवाज शरीफ का जो 47 वाला फॉर्म है, जी वो जी तो जी, वो वो तमाशा डिमोस्ट्रेशन। बना, वो तमाशा बना जी कि मैं कहता हूं कि वैसे भी सब लोगों को पता है कि कहाँ क्या हुआ। तो उस 7 के फार्म ने तो जनाब वो एक जमात को ही सिर्फ वहाँ शो किया है, बाकी जमातों के लिए तो उन्होंने जनाब किसी को एक वोट भी सामने ना दे के वो ऐसे ही किया कि जैसे वो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि नकल भी मारने के लिए अकल की जरूरत होती है, हाँ वो जी तो जी नकल जी भी जी, बड़े ऐसे मारा वो गया है। बहुत 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 भोंडी किस्म की नकल मारी है जनाब जनाब जो इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद इन्होंने फॉर्म सारे जो है वहां से विड्रॉ कर लिए हैं। अब ये नए तरीके से, या तो हमसे कह लें कि दोबारा से उसकी कहीं कहीं से कोई प्रिंटिंग का सिस्टम लाएंगे। मतलब मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आगे भी इलेक्शन नून लीग ने नहीं लड़ना, लड़ना इलेक्शन कमीशन नहीं है जनाब नून बिल्कुल के सही। बिहाफ के ऊपर। अच्छा, आप ये मुझे चीजें सिर्फ तो ये बताएं कि क्या जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं, उन्हें कोई खौफ नहीं आया होगा, उन्हें कोई या आने वाले दिनों में खौफ नहीं नजर आ रहा कि मैं यार नहीं, ये 25 वो करोड़ की उनको आवाम किसी के और से साथ जो खौफ कुछ आता है कर रहा हूँ, सिर्फ। तो बंदे का दिल कांप जाता है। देखे उसने कहा यार मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मैंने सोचा इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि मुझे जनाब
चौराहे में सजाए मौत दे दी जाए, तो जिन लोगों के ज़मीर जिंदा होते हैं वो तो बाद में भी गलती करके इतराफ़ कर लेते हैं। तो ये तो एक अरसे से जनाब अपनी गलतियां बार बार करते जा रहे हैं और इन्हें मतलब ये बिल्कुल उस पर डर नहीं है। सिकंदर सुल्तान राजा फेल टू अंडरस्टैंड के मतलब वो भी जिस तरह से सिस्टम ये सिकंदर सुल्तान राजा कब तक पाकिस्तान की किस्मत से खेलते रहेंगे? इनके पास जो है वो कितनी देर इनकी मुद्दत मुलाजमत होती है कोई इल्म है? वो अब इसको उसी से मिला लेना। आज जो जुडिशरी ने आज सुप्रीम कोर्ट आज कह रही है कि तो हो ये क्या हुआ, हमने भुट्टो साहब को बड़ी गलत फांसी दे दी। ये 50 साल पहले जो हमने गलती की इसको हम अनडू तो नहीं कर सकते। भुट्टो साहब की फांसी को वापस तो नहीं ला सकते, उनको वापस तो नहीं ला सकते। कल को लोग यही कहते आएंगे जिस तरह आज क्या है जी, जुल्फिकार भुट्टो का ट्रायल फेयर नहीं हुआ, आने वाले दिनों में कोई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान आएगा और फिर कह दिया जाएगा जनाब काजी फायज इस्से का यह फैसला ठीक नहीं था, उन्होंने जनाब पार्टी से निशान वापस ले। जनाब अगर इनमें इतनी सुप्रीम कोर्ट में अगर इतनी हिम्मत है इस चीज को कि वो अपनी गलती को माने, तो आज जो कुछ हो रहा है वो भी सभी को पता है क्या हो रहा है जनाब। मतलब किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, सुप्रीम कोर्ट या जजेस किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। बिल्कुल सही। जिसे कह लें कि पूरे का पूरा कंट्री जो है, जो कुछ कंट्री के अंदर हो रहा है, तो उसमें ये एक सेलेक्टिव किस्म का, आपका ख्याल है कि भुट्टो ये जो कल इन्होंने कहा है भुट्टो के केस के ऊपर वर्डिक्ट देके कि हमसे गलती हुई है, तो आपका ख्याल है कि लोग इनको माफ कर देंगे? और लोग इन पे हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ड्रामा बंद करें, इससे करने से आपकी प्रेस्टीज जो है वो रिस्टोर नहीं होने वाली। पहले ही लोग कहते हैं अदलिया बड़ी मुतनाज़ा है और एक पाकिस्तान की अदलिया बियॉन्ड ही है ना जनाब। मतलब बियॉन्ड ही है ना, तो मतलब उसमें आपने इस केस को छेड़ के अपनी मजीद तौहीन करवाई है, बेइज्जती करवाई है कि हमारे अदारे का ये हाल है। नहीं वो इसलिए इसके पीछे देखे ना, उनकी कोशिश ये थी कि इससे हम बताएंगे हम कितने बड़े बड़े क्लीन जजेस हैं, सबको पता है क्या मामला है। मतलब पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करती है लेकिन किताबों की हद तक ही, प्रैक्टिकल स्टेप तो उनका हमने कोई देखा नहीं है पीछे जो भी होता है और अभी जो कुछ हो रहा है। तो ये ढके छुपे अल्फाज में ही हम बात कर सकते हैं, पता नहीं उसके बाद अगर जरा खुले अल्फाज में बात करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस आ जाएगा। नहीं अब तो लोगों को पता चल गया है कि हमारे मुल्क में इंसाफ के नाम पर जो जनाजा निकाला गया है या जो जनाजा निकल रहा है, लोगों का भी तमाद अदारों से क्यों उठता जा रहा है? लोग अब किसी की बात पे तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? लोग साने 9 मई के मुलव्वस लोगों जिन पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, क्यों उन्होंने खुल के जनाब उनको वोट दिए हैं? मौलाना फजल रहमान क्या कहते हैं कि इससे तो 9 मई के जनाब जो लोग हैं फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, तो जनाब वो कहते हैं, मौलाना फजल रहमान कहता है, मैं नहीं कहता, बड़ा सीनियर सियासतदान है, वो कहता है वो उससे तो इनका बयानिया दफन हो गया। जी देखिए बिल्कुल दफन हो गया। और जो कल इमरान खान का भी जेल से वो बयान है, उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ में जो बातें की हैं कल और या कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस में बातें हुई हैं, मैं 100% उनसे एग्री करता हूँ। उसमें May 9 जिन्होंने की है उनको आप सजा दें, आप इलेक्शन कमीशन बनाए, जो कल्प्रेट है उसको सजा दें। बड़े सिंपल उन्होंने बात की और उन्होंने खुल के इज़हार किया है एक रोज कबल जब मौलाना देखिए और ये भी बात की उन्होंने, मैं आर्मी के खिलाफ नहीं हूँ, आप क्यों मुझे लेबल कर रहे हैं इस चीज को लेकर जनाब। फिर पॉइंट सारा फिर उसने वही बात की कि गुलामी अगर आप कहें तो वो मुझे कबूल नहीं है। हाँ जी गुलामी तो ओवरऑल एक है ना कि गुलामी से जो कोई बात आ जाती है कि पहले तो हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर हमने नहीं चलना तो फिर गुलामी क्या और आज़ादी क्या, ये सारी चीजें रेलिवेंट है। जिस कंट्री में कानून नाम की चीज नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज नहीं होगी, वो कंट्री कहाँ जाएगा आगे? अगर आप ये देख लें इलेक्शन कमीशन की हम बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ ये तो समझ आ रही है लोगों को चलो पीटीआई के लोग जो है वो कह रहे हैं कि सिस्टम ठीक नहीं, पीटीआई के लोग कह रहे हैं इलेक्शन धांधली ज़्यादा है, मान लेते हैं नहीं वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है? मौलाना फजल रहमान कहाँ खड़ा है? बाकी जमातें कहाँ खड़ी है? देखिए पहले मैं भी इस चीज के ऊपर थोड़ा सा कहता था जी कि पीटीआई का एलिगेशन है कि ये मैंडेट स्टोलन है जनाब। भाई हम जर्नलिस्ट हमें तो प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल हमने क्या रिपोर्टिंग नहीं की, हमने क्या फॉर्म 45 नहीं देखे? बिल्कुल सही। 8 बंदे लड़े हैं इलेक्शन, 7 बंदों के पास वही फॉर्म 45 है, 8वें के पास चेंज है। बिल्कुल सही। 8वें वाला बंदा जो है वो हारा हुआ है, कराची में एमके 5वें नंबर पे है या 4थे नंबर पे है, तो वो जीत रहा है। जो आपके ज़ियाउल हक साहब फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर, उनके बेटे जो हैं इजाजुल हक,
एजाजुल हक सब तीसरे नंबर पे हैं, ऐसे वो ही है। तीसरे पे उनको पहले पे दे दिया। उनको मैं इसलिए अब ये कह रहा हूँ कि फॉर्म 45 देखी है मैंने, जी फॉर्म बिल्कुल आप 45 ठीक कह मुझे रहे हैं। बताएं सभी के पास है। सिर्फ अब फॉर एग्जांपल हम आपस में बात बहस कर रहे हो, आपके पास एक फॉर्म 45 डिफरेंट है और आप बाकी जो 6 कैंडिडेट आपके खिलाफ लड़े हैं उनके पास सेम है, तो भाई वो क्या छयों ने सर जोड़ के एक नया फॉर्म 45 बनाया? खराबी कहाँ है, सब लोगों को इल्म है कि जी 6 के पास एक जैसा है और 7 में ही मुख्तलिफ आना था। एग्जैक्टली इसीलिए सिकंदर सुल्तान राजा जिसके ऊपर आप पूछ रहे हैं ना कि उनको उनका ज़मीर उनको झंझोड़ता नहीं होगा, मेरा ख्याल है कि वो ऐसा करें, अगर नहीं झंझोड़ता अच्छा, जो तो लोग वो फार्म को नहीं मान रहे, जी जो मैं वही कह रहा लोग हूँ ये कि समझ वो रहे एक हैं कि धांधलीदार इलेक्शन है, तो आप क्या समझते हैं कि वो सिकंदर सुल्तान राजा को गालियां नहीं निकालते होंगे? मैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो जनाब एक फेवर और कर लें, एक कम से कम एक लेटर लिख दें और शायद सुप्रीम कोर्ट को ही लिख दें कि जनाब मेरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैं रीनेम करना चाह रहा हूँ सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आप बिल्कुल सही ठीक कह ठीक रहे है हैं आप। ना? इससे बेहतर है वो इलेक्शन की बजाय इसका नाम, ठीक बिल्कुल सही कहा आपने कि इलेक्शन के नाम सिलेक्शन कमीशन बना दे, ताकि उनको ये नाम सिर्फ नाम पर बना तजवीज़ करके भेजें, लेटर लिख के भेजें, बल्कि उन्हें कहें जी सारी सिलेक्शन का जो इख्तियार है वो इस कमीशन को ही दे दिया जाए। एग्जैक्टली और देखिए बात साहब जो 300 अरब रुपया टोटल खर्च हुआ है सारी जो कैंपेन्स के, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 50 अरब अलग से हुआ है, जनाब तो भाई ये इतना हम ऑलरेडी बहुत गरीब कंट्री है, बहुत ही गरीब कंट्री है जो हमारे हालात हो चुके हैं, तो उसमें ये हमें ये एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए थी। अगर हम सिंपल एक इदारा हमारे पास सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो और उसको एक ऑर्डर आ जाए कि भाई ये लोग सिलेक्ट कर लो और इनकी गवर्नमेंट बना दो, अल्लाह अल्लाह खैर सब, बिल्कुल सही। ठीक है ना? खैर तो मैं जी आपके वो दूसरे जो आपने पहला बेसिक क्वेश्चन मुझसे पूछा था जनाब, कि ये जो अब प्रोटेस्ट देखिए, आप जरा जिसे कहते हैं ना कि पीस बाय पीस जरा चीजें जोड़े। आप प्राइम मिनिस्टर अपनी पहली स्पीच, शहबाज शरीफ साहब पहली स्पीच पे इलेक्ट होने के बाद या सिलेक्ट होने के बाद जनाब वो करते हैं और कहते हैं जी मे 9 वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर आप आगे आए, जनाब उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जी कि साइफर में तो सजा हो चुकी पहले, जनाब और उस वो केस उठाते हैं। फिर उसके बाद आ गए मरियम नवाज साहबा जो कल उन्होंने बात की अपनी अच्छा, प्रेस मैं कॉन्फ्रेंस में। मरियम की बात की आपने, मरियम ने पहले दिन जब बड़ा ज़र्फ़ का मुजाहरा किया, वो अपोजिशन लीडर की सीट पर गई, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, और जब उनका ये कहना था कि मैं सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोगों की वज़ीर-ए-आला नहीं हूँ, पूरे पंजाब के लोगों की हूँ, मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, और इसका ठीक अमली मुजाहरा जब देखा गया तो अगले दिन, एक दिन बाद जब एहतजाज हो रहा था, तो सब की गिरफ्तारियाँ जिस तरह हो रही थी वो तो लोगों को पता चल गया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ, तो क्या वो अपने जो उसका मोटो था, क्या जो वो अपने कहे हुए अल्फाज थे, तो उसे याद नहीं रहे, या आप समझते हैं ये कहने की जरूरत क्यों उसे पेश आई है? यही मैं बात आपको बताने लगा हूँ, आपके थ्रू आपके नाजरीन को भी ये सारी चीज़ें जोड़े। ये अब दोबारा से एक मीटिंग हुई है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि पीटीआई को जीरो स्पेस देनी है, और पीटीआई को आगे भी क्रश करने के लिए पहले एक ही नैरेटिव था, वो मे 9 का था, वो जनाब दोबारा से उजागर करें, सारी तरफ इसका ढिंढोरा पीटे, हर गवर्नमेंट अपना ढिंढोरा पीटे, पंजाब अलग से पीटे, सेंटर अलग से पीटे, सिंध वाले अलग से पीटे, और दोबारा से इन पे चढ़ाई कर दौड़े, और इनको बिल्कुल सांस जिसे कह लेने की भी मोहलत यानी ना कि दें। आसानियों की बजाय मसाइल, उनके मुसीबतें, उनकी परेशानियों में इजाफा किया जाए। लेकिन उस वक्त तो एक जमात सिर्फ पीटीआई थी, जो उनके बानी है वो तो पहले ही माइनस हो चुके हैं, तो अब तो एक एक करके मजीद लोग उनके साथ जो है वो जुड़ते जा रहे हैं, जिस तरह महमूद अचकज़ई है। वही अगर मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं सर आगे फर्दर प्लान का हिस्सा आपको बताता चलूं ना। अब ये देखिए, ये इन पे लंबी चौड़ी चढ़ाई करने के मूड में है, और इनका ये है कि उस तरफ से रिएक्शन आए। जनाब रिएक्शन के चक्कर में चूंकि इनके पास केपी की गवर्नमेंट है, तो केपी की गवर्नमेंट में कोई ना कोई एक वाकया करवा दें, तो अगले दिन आप गवर्नर राज लगाएं, गवर्नर राज लगेगा। जिस तरह से काजी फैज ईसा ने इनका बल्ला छीना है, तो ये तो कहाँ जाएंगे, गवर्नर राज को चैलेंज करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कोर्ट में करेंगे, कोर्ट में रिलीफ नहीं मिलेगा। ऐसा ही है, आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सही। तो इनको दोबारा से वो डब्बे में बंद करने का प्लान फिर से बना मैं हुआ कहता है। हूं जी, प्लान आप मुकम्मल समझें। आप ये समझें कि केपीके में भी
जनाब गवर्नर राय लगा देते हैं। आप ये समझें कि पीटीआई के लोगों को पहले बहुत ज़्यादा गिरफ्तार है, मजीद ऐसे आप 3 से ज़रब दे लें, 2 से दे लें, 5 से दे लें। भाई ये सारे लोग जो पकड़े जाते हैं ये पाकिस्तानी पब्लिक है, ये कोई इमरान खान के ना तो रिश्तेदार हैं और ना ही इनका कोई इतनी करीबी जो है वो पीटीआई से कुर्बत है कि फिर इन लोगों की गिरफ्तारियों के बाद क्या होगा कि नफरत मजीद अदारों के मुतल्लक बढ़ेगी। अब अगर अवाम जनाब निकले हैं 50% वोट कास्ट करने के लिए, ये वो जो यूथ है ये 40 साल तक अभी इसी तरह चल मजीद निकलेगी और लोगों के जो जज्बात हैं वो मजीद मुश्तिल होंगे। जबर और जनाब तशद्दुद से अमन कायम नहीं होगा, वक्ती अमन कायम होगा। फिर हालात ऐसे होंगे कि लोग एक वक्त आएगा कि वो आपने देखा अहमद मीर ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जी 8 फरवरी को लोगों ने तो अपना फैसला सुना दिया है, तो क्या अब आप इस इंतज़ार में हैं कि लोग जनाब श्रीलंका की तरह और बाकी उन्होंने 1-2 मुल्कों की मिसालें दी हैं कि उनकी तरह आप चाहते हैं कि बाहर निकल आए अदारों के खिलाफ। तो ये अगर ये जबर और तशद्दुद करके पीटीआई को एक डरबे में बंद कर देंगे तो वो तो गिने चुने चंद उनके रहनुमा हैं। जिस तरह आपने पहले कहा जनाब ये तो बड़े इलेक्टेबल लोग हैं, जिस भी हल्के में जाएंगे जीत जाएंगे, और उनका सत्यानाश हो गया है। वो आज किसी हल्के में निकलने की बजाय वो सियासत को खैरबाद कह चुके हैं। जो ये कहा करते थे जी जनाब इमरान खान की तो हुकूमत हमने बनवाई, हमारा जहाज़ चलता रहा, अब तो उनका जहाज़ अपना जनाब वो डूब गया है। तो कहने का मकसद ये है कि आप भी जुल्फ़िकार तार साहब, मैं भी हमेशा एक बात करते थे क्या कि इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक समझ लें, अदारों के नज़दीक समझ लें, इनकी कबूलियत तो है, ये उनके नज़दीक लीडर तो हैं, लेकिन जब लीडर तो वो होगा जिसे अवाम बनाएगी, जिसे अवाम मानेगी। तो इनकी लीडरशिप तो पहले ही बढ़ गई है। तो इस तरह काम पाकिस्तान में नहीं चल पाएगा। उसकी वजह पाकिस्तानी लोगों में अब बहुत सी अवेयरनेस आ गई है। अब आप क्या बात कर रहे हैं जनाब, बड़ी जमहूरी पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनका सेंटर क्या कर रहा है, सेनेट में खड़े होकर कह रहा है जनाब सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दे। ये अब ये क्या ख्याल है, सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने से पहले ही ये दीगर ममालिक में जो हमारे जनाब जितने भी मुल्क हैं जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तो वो तो पहले ही इसकी बड़ी मुखालफत में है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है। आप देखें कि एक खतून पुलिस अफसर ने बड़ा अच्छा काम किया है जो इछरे के इलाके में हुआ है। उसने एक खतून को वहाँ से निकाला, इज्जत दी, और उसके खिलाफ जो मौक़ था वहाँ का उसने उस पर काबू पाया और जैसे तैसे भी किया। हमारा बड़ा अच्छा इकदाम है चीफ ऑफ आर्मी जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब का, उन्होंने बुला के उसको इज़्ज़त एहतराम दिया, और सऊदी अरब की हुकूमत ने भी उसको एहतरामन पूरे ख़ानदान को दावत दी है। तो साथ ही सोशल मीडिया पे ये भी शुरू हो गया है कि क्या सऊदी अरब को कश्मीर और फ़लस्तीन नज़र नहीं आ रहा, वहाँ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो कहने का मकसद है अब लोग माफ़ नहीं करते जुल्फ़िकार तार साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाट साहब, देखिए मेरा तो बड़ा सिंपल था कि फरवरी 8 के इलेक्शन के बाद जिस तरह से कौम ने वर्डिक्ट दी है और पीटीआई 2 तिहाई से पंजाब में जीती, 2 तिहाई से केपी में जीती और कराची पूरा उसने क्लीन स्वीप कर दिया। तो उसके बाद ये था कि जो ताकतवर हल्के हैं वो इस चीज़ को सामने देखते हुए बैठेंगे, सर जोड़ेंगे, अवाम की जो राय है, अवाम का मैंडेट है, उसके एहतराम किया जाएगा और ये सोचा जाएगा कि भाई हमने, क्योंकि कोई जिसे कहने कि अवाम के अगेंस्ट तो कोई भी नहीं चलता। तो मुझे नहीं समझ आई कि किस तरह से ये फिर डिसाइड कर लिया गया कि नहीं, हमने ये मैंडेट नहीं मानना और जो वही 17 सीटें जीतने वाली पार्टी है उसको ही गवर्नमेंट देनी है, जिसका पूरी पार्लियामेंट में शेयर 6% है। तो फिर उसके बाद अब फिर ये ख्याल करना कि हम डंडे के जोर के ऊपर चीज़ें चला लेंगे, वही आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो वक्ती तौर ही होते हैं, जिस तरह पहले भी वक्ती तौर पे हुआ उसका नतीजा देखा और ये भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा फिर। अच्छा और जुल्फ़िकार दूसरा तार ये भी है साहब, कि यहाँ पूरी एक दुनिया को पता है कि कोई मोरल ग्राउंड नहीं है इस गवर्नमेंट की। जी ये ऐसे। मतलब जिसे कहते हैं ना कि इसके कोई इखलाकी पाँव नहीं है जिसके ऊपर ये खड़ी हुआ है अच्छा जुल्फ़िकार गवर्नमेंट। तार साहब, यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं हम, आप हमारे साथ ही रहिएगा, फिर दोबारा यहीं से शुरू करते हैं। जी जुल्फ़िकार तार साहब, अपनी बात जारी रखिए। जो आप कह रहे थे कि पहले ही आप देखें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जो दीगर ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान में
जो दाखिली इलेक्शन है इसकी गैर जानबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। जनाब देखिए उसके बाद जो आपने शुरू में क्वेश्चन था कि JUIF हो गई आपका जमात इस्लामी हो गई, महमूद अचकज़ई साहब वाली पार्टी हो गई बलोचिस्तान से। उसके बाद जो और एलिमेंट्स हैं जो इनके साथ मिल रहे हैं, एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। मुझे बताएं क्या गवर्नमेंट की इनकी हिम्मत बढ़ेगी कि मौलाना फजल रहमान की रैली के ऊपर भी इसी तरह डंडे बरसाएं जिस तरह के PTI के ऊपर बरसते हैं? आपने देखा है कि जुल्फ़िकार साहब मौलाना फजल रहमान के पास लोगों की कितनी स्ट्रेंथ है और नौजवान लड़के जो उसकी फोर्स का हिस्सा हैं, उसके टीम का हिस्सा हैं, उनको तो और मजहबी जमातों में उनकी बड़ी अहमियत है। मुमकिन नहीं है कि उनको ये सड़कों पे रोक सकें। और अच्छा TLP वाले लोग भी इस इलेक्शन को नहीं मान रहे या मान रहे हैं वो? नहीं देखिए TLP वाले कहाँ मान रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ जनाब। अटक की सीट जो है जो कि ईमान ताहिर जो जीती हुई थी कुछ 17,000 वोटों से, और उसमें आपके सामने ही है कि साद रिजवी साहब लड़ रहे थे और वो साहब दूसरे नंबर पे आए थे। तो इन्होंने PML नून के जो साहब हैं तीसरे नंबर वाले थे उनको वो कर दिया। आपको पता है कि साद रिजवी जो है TLP के जो चीफ हैं वो भी कोर्ट में गए हुए हैं और उनके पास भी वही फॉर्म 45 है जो कि PTI की ईमान ताहिर के पास है। जी जी बिल्कुल सही। और उन्होंने कहा है कि उसमें चूंकि इन्होंने सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको तीसरे नंबर पर कर दिया साद रिजवी साहब। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, ये केस स्टडी है पूरी। उन्होंने कहा मैं हारा हुआ हूँ, ईमान ताहिर जीती हुई है PTI की, लेकिन मेरा नंबर दूसरा है, मनु तीजे से क्यों करते पे हो? आप कराची में भी यही सूरत हाल है। जमात इस्लामी कह रही है ये सीट अब हारे हुए हैं जो उन्हें सीट देना चाह रहे थे, ये मेरे ख्याल में दे दी है उन्हें। वो कहते हैं ये हमारी सीट नहीं है, ये PTI की सीट है। एक्जेक्टली। तो वो तो जैसे आपने पूछा ना कि TLP ओपनली इसको कह रही है कि ये बिग इलेक्शन है, और मतलब जो आपने किया सारी दुनिया हंस रही है। मतलब आपका मजहबी हल्का अलग से, मतलब जो पार्टीज हैं वो बिल्कुल वो अलग, और दूसरा आपका लिबरल हो या बाकी हो, सारे हम सेम पेज है इस चीज को लेके। सवाए जो इसका बेनिफिशियरी है, ये जो महमूद अचकज़ई की पार्टी है इसका नाम क्या है? सॉरी किसका नहीं? महमूद अचकज़ई वाली जो पार्टी है ये पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है जी बलूचिस्तान। बिल्कुल सही, मिली पार्टी, पख्तूनख्वा मिली पार्टी, सही। तो इन आपने वो देखा नहीं जो इसमें हुआ है, कल इन्होंने पहिया जाम किया वहां पे, बड़ा प्रोटेस्ट किया, हमने कवर नहीं किया हमारे मीडिया ने, ऑफ कोर्स आपको पता ही है। अच्छा, वो कवरेज के हवाले से आपने बात की कि हमने कवर नहीं किया, जिस तरह बता रहे हैं ये अपना जो उनके घर रेड हुआ था ना उसको लेके उन्होंने उनकी पूरी पार्टी ने एक बड़ा एहतजाज था। अच्छा, आप देखें कि जब सरकारी टीवी पर जो PTI के लोग हैं और वो आप देखें कि कौमी असम्बली के अजलास में मौजूद हैं, वो जब आप पार्लियामेंट का अजलास दिखा रहे हैं तो उन लोगों की तकरीर नहीं दिखाएंगे तो कितना बुरा मैसेज आएगा। वो फिर क्या होता है कि उनके वो जनाब सोशल मीडिया पे सारी तकरीर अपलोड होती हैं और लोगों में नफरत का बीज जो है वो बोया जाता है और लोग मजीद इससे अग्रेसिव होते हैं। भैया आप ऐसा काम करें जिससे आप लोगों की हमदर्दियाँ ले सकें। आप ऐसा काम करें जिससे लोग कहें आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आप ये काम ना करें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई साथी सवाल करता है कि पापा की फ़ोटो क्यों लगाई है तो आप कहती हैं मैं देख लूँगी जो लोग इसको चैलेंज करेंगे। तो इससे हालात बेहतर नहीं होते, ख़राब होते हैं। आप अपोजिशन की सीट पर गई, आपने राना आफ्ताब को अप्रिशिएट किया कि जी आपके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, लोग ने उसे सराहा था कि आपने अच्छा इकदाम किया है। लेकिन लोग आप पाकिस्तान मैं साथ ही ऐड कर दूं, उसके बाद आपने क्या वर्ड यूज किया, मतलब मरियम बीबी ने फिर ये वर्ड यूज किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर किसी ने एहतजाज किया और वो एहतजाज उसकी जो है वो वायलेंट एहतजाज हुआ तो मैं रूथलेस होंगी, मेरी जीरो टॉलरेंस है। मतलब आप तड़िए लगा रहे हो सरेआम अपोजिशन को, आप अपोजिशन की बात कर रही है। तो मतलब आप एक तरफ ये जैसा जो अप्रिशिएट हुआ है तो इसके ऊपर तनकीद बहुत आई कि भाई आप तो सरेआम तड़ियाँ लगा रहे हैं इस हवाले से। और मुझे बताएं, चाहे PTI की हम बात करें या JUIF की बात करें या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की करें, मुझे ये बताएं कि कौन सा वायलेंस से भरपूर एहतजाज कहाँ कोई कर रहा है। आप May 9 के बाद तो पाकिस्तान में हुआ ही नहीं है, आपने एहतजाज किसी को करने दिया ही नहीं। अगर कोई कर भी रहा है, अभी ये जो है कुछ दिन पहले जो एहतजाज हुआ PTI का रिगिंग के खिलाफ, धांधली के खिलाफ,
आपके सामने है कि उसमें तो इन्होंने अच्छा अच्छा खासा फंडा लगाया। पुलिस किसी को मतलब रोड क्या मतलब किसी पार्क में इकट्ठा नहीं होने दे रही, जहाँ पे वो ऑफिस में इकट्ठा नहीं होने दे रही। तो मुसलसल यही आपने एटीट्यूड रखा हुआ है और आप ये कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट को, आप कहते हैं कि ये वायलेंट प्रोटेस्ट है। आप खुद से ही उसके ऊपर जिसे कहते हैं कि काजी बन के और आप कहते हैं कि हमने छोड़ना नहीं। कमाल हुआ पड़ा। आप देखें कि जो पुरअमन एहतजाज था उसमें वकला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जी सीनियर वकला को सीनियर वकला को, ठीक कह रहे आप। ये एक अलहदा बात है कि बाद में आपने उनको रिहा कर दिया, नहीं किया, जो भी किया। और साथ में भाई साहब वो भी चेक करें जरा कि आप फुटेज देख लें, किसी के हाथ में आपको डंडा नजर आएगा? नहीं नजर आया। ऐसे ही आप चेक करें, सारे अगर उसमें आए हैं तो आप थोड़ा टॉलरेंस शो करने की बजाय तड़ियां मतलब फ्लैट से बाहर ही नहीं निकल रहे यार। माशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं? तो जुल्फिकार साहब, अब इसका जिस तरह आप देख रहे हैं, IMF से हमने पैसे भी लेने हैं, इस मुल्क की माशत को संभाला भी देना है। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो माशत की बेहतरी के लिए जो इकदाम उठा चुके हैं, वो मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हुए बेहतरी लाना चाहते हैं। तो कैसे मुमकिन है, उधर आप देखें कि इसाक डार जो डॉलर के नाम से मशहूर हैं, उसको भी आप वज़ीर ख़जाना नहीं बना रहे। वो भी मियां नवाज शरीफ नाराज़ होंगे। पहले इसी बात पे बड़े नाराज़ हैं कि उन्होंने उसको बुलवा के और जनाब वज़ीर आज़म नहीं बनाया। वो तो पहले लोगों को पता चल गया था इलेक्शन होने से पहले ही कि कबूलियत किसकी है। तो अब जब उसके लोगों को, उसके करीबी रिश्तेदारों को एडजस्ट नहीं किया जाएगा तो मियां नवाज शरीफ के क्या जज्बात होंगे? अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये गवर्नमेंट में थोड़ी सी हिम्मत है सच बोलने की, सिर्फ 2% कर लें। अभी मुसद्दिक मलिक साहब जो है इनके सीनियर लीडर हैं और मिनिस्टर भी बनने जा रहे हैं, उनका नाम चल रहा है। तो उन्होंने क्या बयान दिया, आपके नॉलेज में होगा, मैं बताता हूँ जनाब। वो कहते हैं जी कि सागदार को हम वज़ीर ख़जाना इसलिए नहीं बना रहे कि उनके सेहत के मसाइल है। ओह माय गॉड, ओवरनाइट ही सेहत के मसाइल हो गए उन्होंने। वो सच एक तरफ वो पूरी पार्टियों को देख रहे थे, इलेक्शन के हवाले से वो सरबराह थे कि उस टीम के, और लोगों के इंटरव्यू कर रहे थे। और अब देख रहे हैं जमात को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले आप खकान अब्बासी को नाराज कर बैठे हैं, उससे पहले आप चौधरी निसार को नाराज कर बैठे हैं, उससे पहले आप दानियल अजीज को नाराज कर बैठे हैं, उससे पहले आप मुफ्ता इस्माइल को जनाब नाराज कर बैठे हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ, वो नाराज इसलिए, वो लोग इसलिए नाराज हुए हैं, तो ठीक बात करते थे, थोड़ा सा प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, असूलों की बात कर रहे थे। तो असूलों की बात कोई सुनता नहीं है। मैं इनकी सागदार की बात सिर्फ, ये बहुत फनी है। अभी हमने पिछले प्रोग्राम में ही बात की थी इसके ऊपर काफी डिटेल में कि IMF ने जो है वो लाल झंडी दिखा दी हुई है इसको। उसने कहा कि सागदार आउट ऑफ क्वेश्चन, इसको नहीं रखना आपने। वही ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है ना। और सारा, और इस पे सिर्फ हमने क्या बात करनी है, इसके ऊपर आर्टिकल्स आ चुके हैं। ठीक है, IMF ने सिंपली सेड नो, इसके नाम के ऊपर कांटा है, ऐसे ही। तो मतलब, और पार्टी के अंदर इतनी मॉरल करेज नहीं है कि वो इस चीज को कहे कि जी कोई रीजनेबल रीजन दे सके, सिवाय ये कि अब उनकी सेहत इजाजत नहीं दे। अच्छा, हम अपने नाज़रीन को ये भी बता दें, जो औरंगजेब नाम आया है वज़ीर ख़जाना के लिए, जो बताए जा रहे हैं कि एक बंकार हैं, अच्छा वो हबीब बैंक के जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव है। हबीब बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। क्या वो IMF के मंजूर नजर है? अगर आप मुझसे पूछें तो IMF यही चाह रहा था कि कोई प्रोफेशनल बंदा लेके आए भाई जनाब। हाँ जी, क्योंकि वो टेक्नोक्रेट में ही आ जाते हैं ना फिर जनाब। वो प्रोफेशनल हैं, और मैं आपको बताऊं कि उनकी रेपुटेशन भी अच्छी है। सही कि और मतलब सागदार टाइप वाला मामला नहीं है, वो शौकत तरीन वाला मामला है। शौकत तरीन से भी बेहतर है, उससे भी बेहतर है मामला। तो वो मेरा ख्याल है कि कंट्री के लिए अच्छा होगा, लेकिन ऑल डिपेंडिंग कि अगर वो जितने वो प्रोफेशनल हैं उसी प्रोफेशनल ग्राउंड पे उनको काम करने दिया जाए। बिल्कुल सही, ठीक कह रहे हैं आप। तो ये तो एक हो गया जनाब वज़ीर ख़जाना के लिए कि एक वो जो टेक्नोक्रेट इसे हम कहेंगे जी, उनको हाँ जी उनको एज ए मशीर लाएंगे ना आप। जी 6 माह के लिए मशीर लाएंगे, फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड कर देंगे बाद में। हाँ जी, सेनेट में ले जाए शायद। हाँ ठीक है, उसको सेनेट में ले जाया जा सकता है अगर 6 माह में परफॉर्मेंस देखने के बाद ना कि पाकिस्तान, और फिर वही बात है कि 6 माह के बाद अच्छा, सुमेर सैयद को क्यों फारग किया गया है, जो प्रिंसिपल पहले सेक्रेटरी थे
तो वो मियाँ शहबाज शरीफ के बड़े करीब थे, तो अब जो नए बनाए गए हैं उनका क्या वजह है आपके ख्याल में? बात साहब आपको पता है कि सारा कुछ तो नून या शरीफ के हाथ में नहीं है। जनाब तो कहीं और से भी जो चीजें डोरें हिलती हैं, सर कहीं और से भी कहा जाता है कि इसको करना है तो आप उसको इस तरह से समझें। इससे बिल्कुल ज्यादा सही। तो हम उस पर बात नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये रीजन है, दैट इज द रीजन। तो इनको भी फ्री, जिसे कह लें कि फ्री लंच या फ्री फ्लाइट नहीं मिलने वाली पीएमएल नून उस तरह से, जिस तरह से अगर आप पिछले इनके 3 दौर थे जनाब वैसे इनको गवर्नमेंट नहीं मिल रही। आप ये भी ध्यान में रखें, देखें वही बात है जब आप अच्छा, 16 महीने वाली गवर्नमेंट में और मौजूदा गवर्नमेंट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब ये बिल्कुल मुसलसल ब्लैकमेल होंगे, क्योंकि ये इलेक्शन आ रहे हुए हैं। नवाज शरीफ जिस तरह आ रहा हुआ है, शहबाज शरीफ भी आ रहा हुआ है। वो अब सीधा सीधा वो कह रहे हैं ना, क्या वो मेहर शराफत है कि मरियम आप मुझे गिरफ्तार करवा रही हैं, आप तो मुझसे हारी हुई हैं। जी फरूक के बाद से हारी हुई है, ये नेशनल असेंबली का इलेक्शन हारी हुई है। मतलब फिर मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि बीइंग जर्नलिस्ट मैं तो अब ये कहते ही नहीं, मैं कहता हूँ भाई फॉर्म 45 जब जनाब तक इसकी कंट्रोवर्सी को आप हल नहीं करते। अब देख ले फरवरी 8 के दिन से 9 तारीख से आज तारीख आ गई, अब पूरा वीक फरवरी का सॉरी मार्च का हो गया पूरा। जनाब एक जनाब महीना हो आज गया 6 तारीख है, 1 महीना होने को है। ठीक कह रहे हैं आप, 2 दिन बाकी रह गए हैं। जी मुझे ये बताएं कि क्या कोर्ट इस पे जागी? थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। इतना यार सुप्रीम बड़ा कोर्ट को रिगिंग तो के सारे हकायक एलिगेशन का है, पहले पूरी इल्म है, दुनिया से आए। उनको तो हकायक का पहले इल्म है, लेकिन उस वक्त बात एक पर्दे के पीछे थी। अब बात जब ओपन हो गई है, अब जिस तरह दीगर ममालिक का जो हमारा नेटवर्क है, सिस्टम है नशरियात का, वहाँ जब मीडिया ये सारी चीज़ें दिखाएगा तो फिर क्या होगा। पर पहले ही हमारी साख दीगर ममालिक में इस हवाले से बड़ी ख़राब है, तो फिर जो दूसरे ममालिक है वो कैसे हम पर इतबार करेंगे कि उन लोगों को जो मुंतखब हुए हैं, इक़्तिदार नहीं दिया गया, उन लोगों को दे दिया गया जो मुंतखब नहीं हुए। तो ये बातें तो होंगी। नहीं, बातें हो रही सभी जगह हो रही है। और मैंने आपको वही बताया कि अमेरिका ने भी कहा इस पे गैर जानबदार तहकीकात होनी चाहिए। फिर हमारे सफीर कहते हैं नहीं जी हमारा मुल्क का मामला है, ये जनाब आप हमारे मामला में मुदाखलत ना करें। फिर हम जनाब अंदर खाते ये लफ्ज़ बोलना चाहिए। देखिए बात साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि तहकीकात करने में क्या प्रॉब्लम है। जनाब अगर हम May 9 का कोई मुतालबा करता है कि इस पे जुडिशियल कमीशन बनाए और इस पे तहकीकात करें, तो इसको तहकीकात ना करने की क्या रीजन है? एक इलेक्शन पे इतना बड़ा रिगिंग हुआ, सबसे बड़ी जमात कह रही है कि ये मदर ऑफ ऑल रिगिंग था, इसको आप प्रोब करें, इन्वेस्टिगेट करें। तो मुझे बताएं कि इन्वेस्टिगेट करने में क्या हर्ज है? अगर हम हाँ लॉ बिल्कुल, पे यही बात बिलीव करते हैं जनाब। ठीक है ना, अगर तो उस पर करते हैं तो फिर हमें और इस प्रोब करने में हर्ज क्या है और डर क्या है? बेसिकली दैट इज डर, कि पता है कि अगर इन चीज़ों को थोड़ा सा भी खोला गया तो मजीद चीज़ें इसमें से आ जाएंगी बाहर, तो वो कैसे संभालेंगे? और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खामोश है इन सारे मामलों के ऊपर। अच्छा जुल्कन साहब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आपका हमारे प्रोग्राम में आने का, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह जुल्कन तार साहब बता रहे थे कि दीगर ममालिक के सामने हमारा कच्चा चट्टा पहले ही खुल चुका है। और जो तवज्जो तौर बात यह है नाज़रीन, एक आप देखें जमात इस्लामी, आप देखें मौलाना फजल रहमान की जमात, आप देखें जनाब महमूद अचकज़ई की जमात जो खैबर पख्तूनख्वा मिली पार्टी है, और दीगर जिस तरह TLP है, और दीगर कई ऐसी जमातें जो इस इलेक्शन को मानने के लिए हरगज़ तैयार नहीं हैं। जब वो भी सड़कों पर आ जाएंगी, हम कतन ये नहीं चाहते वो सड़कों पर आए, हम कतन ये नहीं चाहते कि मुल्क में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो। हम ये चाहते हैं हमारे मुल्क की माशत बेहतर हो, हम ये चाहते हैं हमारी गरीब आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए, हम ये चाहते हैं लोगों का जो जीना महंगाई ने दोबर कर दिया है, इन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। हम ये चाहते हैं सियासतदानों की लड़ाई जो दिन ब दिन मज़ीद जनाब तूल पकड़ती जा रही है, जो इनके दरमियान रस्साकशी है, उसका ख़ात्मा किया जाए। हम चाहते हैं कि अदारों को मिलजुल कर बैठ कर इस तरह के फ़ैसले सादर करने चाहिए जो हमारे मुल्क की इस्तकामत के लिए, जो आवाम के फ़ायदे के लिए, जो अदारों के फ़ायदे के लिए, और जिससे हमारे मुल्क की मुआशरत में बेहतरी लाई जा सके, इस तरह के फ़ैसले किए जाए। और ये फ़ैसले हमें करना ही पड़ेंगे। हम पहले ही इसमें बहुत देर कर चुके हैं, लड़ाई झगड़ों में हम पहले ही बहुत खो चुके हैं।
लड़ाई झगड़ों की वजह से हम पहले इंतशार का शिकार हैं। जो हमारे हमसाया मुल्क समेत दिगर जितने भी मुल्क हैं, हम उन मुल्कों के करीब जनाब बिल्कुल इस तरह एक बड़ा यानी कि मजाक बने हुए हैं, और वो लोग ना सिर्फ हम पर तनकीद कर रहे हैं, वो लोग हमारे साथ ना तो कोई कारोबार करना चाहते हैं और ना ही सरमायादारी के लिए, और ना ही कोई मुल्क हमें कर्जा देने के लिए आमादा हो रहा है। हमारे मुल्क की सनतें बंद पड़ी हैं। हमारे मुल्क के पहले सिर्फ बिजली के बिल ज़्यादा आते थे, अब गैस के बिल भी ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं। किसान जो है वो खुशहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, महंगाई कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही, कशीदगी जो है बढ़ती जा रही है, पुरअमन मुजाहरों को तशद्दुद में बदला जा रहा है, गिरफ्तारियों में बदला जा रहा है। इन हालात को तब्दील करना होगा, और इसके लिए हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, हमारे जो जनाब मुल्क के सरबराहान हैं, जिनमें पंजाब में भी हुकूमत बन गई है, KP के में भी बन गई है, बलूचिस्तान में भी बन गई है, सिंध में भी बन गई है, तमाम को मिलजुल कर कोई ऐसा रास्ता तैयार करना चाहिए जिससे हम तरक्की की मंजिल तय कर सकें। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान यूनुस बाट को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।